जब भारत गरीब था तो सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी बनती थी और आपकी जेब में पैसा है कि नहीं है इससे तय नहीं होता था कि आपको शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और 75 साल बाद जब भारत अमीर होने का दावा कर रहा है, सोने की चिड़िया होने का दावा कर रहा है, तो शिक्षा महंगी हो गई है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद हो रहे हैं और सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। संविधान के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हम जैसे अंबेडकर, फूले, पेरियार के विचार को मानने वाले, तथागत बुद्ध को याद करने वाले एक सवाल पूछना चाहते हैं हम अपने आप से, इन 75 सालों में हमें क्या मिला? और हम जानना चाहते हैं कि वो जो 80 करोड़ लोग इतने गरीब, कमजोर बना दिए गए कि उनके पास 5 किलो अनाज का भी ताकत नहीं बची, वो कौन लोग हैं? इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना कराई जाए। आप अगर किसी गांव में चले जाइए, अगर जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, कीचड़ वाला रास्ता है, कच्चे और अधूरे टूटते मकान हैं, निराश और बेबस बेचारे लोगों के चेहरे हो, तन बदन पर गंदे कपड़े आधे अधूरे हो, तो पहचानना मुश्किल नहीं है कि हो न हो ये किसी बहुजन समाज के व्यक्तियों का ही घर और बस्ती हो। जब 75 साल पहले के लोग गोबर नहीं खाते थे, इतने तो समझदार थे। 75 साल बाद आज आपके बच्चों से कहा जा रहा है कि गोबर में भी विज्ञान है। इसी महाराष्ट्र की जमीन पर एक महात्मा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को लेकर शिक्षा के लिए लाठी और गोबर खाने निकले थे, क्योंकि वो शिक्षा देने जा रहे थे। इस देश में क्रांति किस लिए हो रही थी कि स्कूल खुले, कलम और किताब बच्चों को मिले, ताकि वो समझदारी से पैदा कर सकें अपनी चेतना कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो स्कूल खुले हैं उन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बताओ महाराष्ट्र वालों, आपके यहां सरकारी स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए? फीस महंगी, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ गया, तो सबसे पहले शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिरी में शिक्षा मिलना शुरू हुई थी। शिक्षा बर्बाद, रोजगार बर्बाद। तो शिक्षित नहीं हुए तो जागरूक नहीं है, चेतना संपन्न नहीं है, और बेरोजगार हैं तो हाथ में काम नहीं है। तो बताइए कि जो नेता दंगों का माहौल बनाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल क्या है? हमारे और आपके घरों के बच्चे। तो आपके घरों से बच्चे निकल करके दंगाई बन जाएं। जब उनके चुनाव की रैली हो तो उसमें भीड़ बढ़ाएं। उनके पूंजीपति दोस्त को फैक्ट्री में मजदूर चाहिए तो आपके घरों से सस्ता मजदूर मिल जाए उनको, और 5 किलो अनाज देकर के जिंदा रहो, और जब वोट देने का दिन आए तो फिर से कोई वोट देकर के उनकी सरकार बना दो। राज कौन कर रहा है इस देश में? जिनकी आबादी 10% भी नहीं, और जो कहते थे 90% है, वो है कहां? एक डॉक्टर बनने की फीस आज कितनी है जरा बताइए आप? करोड़ों में है। एक MBBS करना है तो करोड़ों में फीस चली जाएगी। अच्छे MBA करना है, MCA करना है, इंजीनियरिंग के अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो लाखों करोड़ों रुपए फीस है। और हमारे लोग कहां हैं? 5 किलो अनाज उनको मिल रहा है, अभी लाइन लगाए हुए हैं। आज भी इस देश का एक इंस्टीट्यूशन बता देना जिसमें OBC 60% हो पाया हो। 27% भी नहीं है। 27 छोड़िए, आज देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में OBC प्रोफेसर 4% है, आबादी 60% है। यानी जिस देश में 100 में 60 प्रोफेसर OBC होने चाहिए, उस देश में 100 में 4 प्रोफेसर OBC हैं। और OBC सबसे पहले धर्म बचाने की लड़ाई में लड़ने चला जा रहा है। अरे धर्म तो दिल में था रे भाई, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते में ले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मेरे यहां का मुख्यमंत्री अगर आप कांवड़ लेकर जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगा, और नौकरी मांगने जाएंगे तो लाठी से बारिश करेगा। और हमारे नौजवानों को अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनको क्या चाहिए। हम पता ही नहीं हमें कि किसको मजबूत करना है। विपरीत परिस्थितियों में जो निडर होकर के, बेखौफ होकर के लड़े, आप हिम्मत बन के उसके साथ देना चाहिए। आप न लड़ पाओ तो दूसरे आदमी को तैयार करो जो लड़ने वाले का साथ दे। अगर वो भी ना कर पाओ
तो चौराहे पर जब बैठो तो उसकी तारीफ किया करो कि हां विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने वाला कोई खड़ा है। अगर वो भी न कर पाओ तो जा करके उसकी आर्थिक मदद कर देना। अगर वो भी न कर पाओ तो केवल इतनी मदद करना कि उसका विरोध मत कभी करना और उसका विरोध मत होने देना। लेकिन सच बताइए, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा पहला विरोधी हमारे घर में पैदा होता है। am I राइट और रॉन्ग? हाकिमे शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये है कि आगाज कोई और करे। बुद्धिस्ट समाज संघर्ष समिति तालुका लाखनदूर के इस कार्यक्रम में प्रियदर्शी सम्राट अशोक परिसर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्रीडांगण पीपल गांव के इस भव्य धम्म सम्मेलन में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज जिस जगह पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका एक अपना इतिहास है। इस कार्यक्रम का अपना एक मकसद है और इस कार्यक्रम के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं ये समझने की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, तथागत बुद्ध के विचारों का भारत क्या बन पा रहा है, या उसी एक लाइन बड़ी दिलचस्प कही कि जहां हम हैं कल्चरली बहुत स्ट्रांग हैं, सांस्कृतिक स्ट्रांग हैं, सांस्कृतिक रूप से बहुत जगे हुए और सजग हैं, और राजनीतिक रूप से उतने सब कामयाब नहीं है। और जहां से मैं आया हूं उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, वहां के बहुजन लोग राजनीतिक रूप से ज्यादा कामयाब हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उतने मजबूत नहीं है। और मुझे यह बात इस तरह के हर कार्यक्रम में आने के बाद महसूस होती है। अमन कांबले साहब हमारे मित्र, बड़े भाई, अक्सर ये बात हम लोग करते रहते हैं। उनका भी निवेदन आया, फिर अनिल कानेकर साहब का फोन आया कि आपको आना है। तो हम जब भी यहां आते हैं यही सोचने, समझने और देखने आते हैं कि ये विडंबना और विरोधाभास क्यों है कि जहां का कल्चर इतना शानदार हो, जिस कार्यक्रम में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बैठी हों, इस कार्यक्रम के लिए तो मैं पूरी आयोजन में जिंदा है। और आज भी कोई कार्यक्रम होता है तो इतना करीने से होता है, फिर राजनीति में फेल क्यों हो गए? सुरेश माने साहब प्रोफेसर रहे हैं, मैं भी प्रोफेसर था, अभी नहीं हूं। हमारे बहुत सम्मानित अग्रज आदरणीय रणजीत मिश्राम साहब, बहुत पहले हम लोग वर्धा में एक कार्यक्रम में साथ में थे। आपके ज्ञान, आपके अनुभव, आपके संघर्ष, उन चीजों को लेकर के हम लगातार बहुत सक्रिय और सजग रहते रहे और उसका लाभ लेते रहे। आज जब मिले मिश्राम साहब तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी नौकरी है कि चली गई? तो मैंने कहा कि नहीं सर, 6 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन मुझे नौकरी से निकाले जाने का फरमान आया था। इसलिए मेरे लिए वो तारीख अब 2 वजहों से बहुत खास बन गई है। एक ये कि उसी दिन कुदरत ने बाबा साहब को हमसे छीन लिया, और दूसरा उसी दिन मेरी नौकरी भी उन कुछ नामुरादों ने छीन ली
लेकिन उन्हें लगा था कि चुप हो जाएगा, डर जाएगा, इसीलिए तो नौकरी छीनते हैं। हमने सोचा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बोलना तो पड़ेगा, और बोलना उस वक्त सबसे जरूरी बन जाता है जिस वक्त बोलने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप बोलते हैं तो बोलिए, लेकिन हमारे मुताबिक बोलिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा बोलिए, हमारी हां में हां मिलाइए, बुद्ध की बात मत करिए। अहिंसा की बात फिर होने लगेगी, फिर हिंसा के दाम पर नफरत का व्यापार कैसे होगा कि बंटोगे तो कटोगे। आपके यहां बुद्ध का विचार चल रहा है और हमारे यहां नारा चल रहा है बंटोगे तो कटोगे। अब आप सोचिए, एक ही देश है और कैसे वहां पर कुछ और विचार में जी रहा है, आज यहां पर कुछ और विचार में जी रहा है। यहां हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रोफेसर की डायरी दी है, यहां पर पुस्तक में लगाया हुआ है, आप चाहेंगे तो वो किताब पढ़िएगा, मराठी में भी है। और अभी रणदीप साहब ने वो मुझे बताया भी कि यहाँ के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने जब तुम्हारी किताब के बारे में लिखा कि एक बार वो किताब ली और पढ़ते चले गए, मराठी में थी, तो उन्होंने ये दिलचस्पी दिखाई। मैंने उस किताब में यही लिखा है कि जिस कलम और किताब से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे लोग पढ़ लिख करके आज यहां पर पहुंचे, इतने ताकतवर हुए। अगर इस देश में संविधान न होता तो बंबई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सुरेश माने साहब इतने बड़े स्कॉलर बनकर के समाज के बीच अब अपनी नौकरी छोड़ करके अपना काम नहीं कर रहे होते। अगर इस देश में संविधान न होता तो इतने वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रणजीत मेश्राम साहब हो, या आज जिनकी आवाज दबाई जा रही हो, ऐसे वक्त में पूरे इंडिया की आवाज बनकर के बुलंदी से पत्रकारिता करने वाले हमारे मित्र अमन कांबले हो, या इस मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं और आप सामने जितने लोग हैं, अगर इस देश में संविधान न होता, हमारे हाथ में कलम और किताब न होती, तो आज हम यहां इतने अच्छे कपड़े पहनकर इतने शानदार कार्यक्रम को यहां आयोजित नहीं कर पा रहे होते। इसलिए हम शिक्षा की बात करने आपके बीच में आए। संविधान ने सम्मान दिया, संविधान ने हाथ में कलम और किताब दिया, संविधान ने हमको यह समझाया कि भीख मांगने से मिलती है, हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है और लड़के लेना पड़ता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की यादों की जमीन है। हम जब यहां बैठे तो आदरणीय मेश्राम साहब एक बात और बताए कि यह जगह ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा बहुजन विचार के मुताबिक सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं। हमारे उत्तर भारत में वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खुल पाए। ये भंडारा का जिला, जहां आज भी उन्होंने बहुत दिलचस्प बात बताई कि आज भी बहुजन समाज के लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, बहुत कम लोग हैं जो बहुत नीचे रह गए। मैं सोचता हूं कि हमारे उत्तर भारत में आ जाइए, हमारे बहुजन समाज के लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। आप अगर किसी गांव में चले जाइए, अगर जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, कीचड़ वाला रास्ता है, कच्चे और अधूरे टूटते मकान हैं, निराश और बेबस बेचारे लोगों के चेहरे हो, तन बदन पर गंदे कपड़े आधे अधूरे हो, तो पहचानना मुश्किल नहीं है कि हो न हो ये किसी बहुजन समाज के व्यक्तियों का ही घर और बस्ती होगी। जबकि संविधान ने यह मौका दिया था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 के अपने भाषण में बहुत साफ कह दिया कि भारत आज से राजनीतिक बराबरी के दौर में तो जा रहा है कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। इसके लिए भारत का संविधान तो बना दिया, लेकिन जब तक इस समाज में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी, हम राजनीतिक बराबरी से समता और न्याय का भारत नहीं बना पाएंगे।
संविधान लागू हुए 75 साल हो गए। देश में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। संविधान के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन हम जैसे अंबेडकर, फूले, पेरियार के विचार को मानने वाले, तथागत बुद्ध को याद करने वाले एक सवाल पूछना चाहते हैं हम अपने आप से, इन 75 सालों में हमें क्या मिला? क्या हमें यह भारत मिला कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए भी सरकार के ऊपर मोहताज हो गए? और हम जानना चाहते हैं कि वो जो 80 करोड़ लोग इतने गरीब, कमजोर बना दिए गए कि उनके पास 5 किलो अनाज का भी ताकत नहीं बची, वो कौन लोग हैं? इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना कराई जाए। बिना जाति जनगणना के पता नहीं चलेगा कि एक कौन व्यक्ति गरीब रह गया और किसको पूरा भारत बेच करके उसको दुनिया का अमीर आदमी बना दिया गया। 75 साल के संविधान के बाद का भारत 100 अरबपतियों की सूची बनाई गई, उसमें एक भी अरबपति आदिवासी समाज का नहीं है। आज भी उसमें 1 से 1.5% अरबपति ही दलित समाज के आए, 1.5-2% मुश्किल से ओबीसी समाज के आए। तो जिनके पास पैसा आया, अरबपति हुए, वो कौन लोग हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि जाति जनगणना इस देश में जरूरी है। 75 साल के संविधान के बाद वो भारत कैसा है जिसमें आज भी, जब भारत गरीब था तो सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी बनती थी और आपकी जेब में पैसा है कि नहीं है इससे तय नहीं होता था कि आपको शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और 75 साल बाद जब भारत अमीर होने का दावा कर रहा है, सोने की चिड़िया होने का दावा कर रहा है, तो शिक्षा महंगी हो गई है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद हो रहे हैं और सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर था। प्रोफेसर की डायरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पाएंगे कि मैंने ये बात कही कि धीरे धीरे विश्वविद्यालयों में शिक्षा बेची जा रही है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, एक जमाने में उसमें 4,000 रुपए में बीए के 1 साल की फीस थी। आज उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल के बीए के लिए 35,000, 40,000, 45,000 रुपए फीस देनी पड़ रही है। यहां कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो वो हाथ उठाए कि पिछले 10 साल, 15 साल में किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? हुई है क्या? आप बताइए, आपकी तनख्वाह अगर है, आप नौकरी करते हैं तो तनख्वाह दुगनी हुई क्या 10 साल में? अगर आप किसान हैं तो आपकी खेती की आमदनी दुगनी हुई क्या? और फीस 10 गुना बढ़ गई, खर्चा दुगुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। 75 साल के बाद के भारत में इतना गैर बराबरी। अब जिसकी जेब में पैसा है वही अपने बेटे और बेटियों को अच्छी शिक्षा दिला पाएगा। पिछली बार मैं महाराष्ट्र के नागपुर में वैज्ञानिकों के कार्यक्रम में आया और उस कार्यक्रम में मुझे पता चला, प्रोफेसर और वैज्ञानिकों ने बताया कि महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज में अब एक कंपलसरी पेपर पढ़ाया जाएगा और उस पेपर का नाम होगा एस्ट्रोनॉमी, यानी ज्योतिष विज्ञान। और आपके बच्चों को मजबूरी में वो पेपर पढ़ना है। ज्योतिष विज्ञान का मतलब समझते हैं? महात्मा फूले ने बहुत पहले एक नाटक लिखा, तृतीय रत्न, और उस नाटक में उन्होंने लिखा कि एक आदमी जब बहुत परेशान था, बीमार था, तो एक आदमी के पास गया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे वो किसके पास गया था, जिनका दावा था कि धरती पर वो ही भगवान के अवतार हैं। तो वो लेके गया, कहा कि बहुत परेशानी है। तो उसने कहा कि लाओ अपना कुंडली, अपना जो है पूरा दिखाओ कागज पत्तर। तो वो देख के बोला कि तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कैसे आएगा हुजूर? तो कहा कि कुछ उसकी व्यवस्था है, मैं बताऊंगा। कितना खर्चा होगा? कहा मान लो 5,000 रुपया खर्च होगा। उस आदमी ने कहा कि नहीं साहब, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो सामने से जवाब आया, अच्छा चलो तुम्हारे लिए कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, 1,000 रुपए में तुम्हारे लिए शनि को ठीक जगह पर ले आएंगे हम। उस आदमी ने कहा इतना पैसा भी नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं 1860, 70 और 80 के दशक की। इसी महाराष्ट्र की जमीन पर एक कोई फूले है, वो लिख रहा है, कोई गुलामगिरी लिख रहा है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेंगे।
उस फूले को याद करते हुए 75 साल बाद जब संविधान लागू हुआ है, उस भारत से मैं बातचीत कर रहा हूं और आपके सामने की जो आज की चुनौती है उस पर बोल रहा हूं। मेरे बाद अगर माने साहब बोलेंगे, मेश्राम साहब बोलेंगे, वो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से बौद्ध धर्म के विचार को, बाबा साहब के विचार को हमसे बेहतर बनाएंगे। मैं आपको आज के कुछ सवाल छोड़ करके जा रहा हूं। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं है तो दूसरा आदमी गुस्से में खड़ा होकर बोला कि जब तेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह बात आज से 150 साल पहले हमारे पुरखे लिख के समझा गए कि कहां तुम इस चक्कर में पड़ गए, अंधविश्वास और पाखंड में पड़ गए। ज्ञान में महात्मा संत कबीर, मछली ना तरी जेकर पानी में ही घर है, 700 साल पहले लिखा। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनायता, चढ़मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं जू पहाड़ ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तर्क और विवेक की बात करना 700 साल पहले हमारे पुरखे कर गए थे। संत कबीर ने कहा कि बाहर सांप की पूजा करते हो, घर में सांप निकल आता तो ले लाठी दौड़ाया। बुद्धि और तर्क से उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। आज वीडियो वायरल होती है कि अगर गोबर खाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। बताओ सही है कि गलत? देखा आपने? अब आजकल कहा जा रहा है गोबर खाने से बीमारी दूर होती है। 75 साल संविधान के पूरे हो गए। 2024 के भारत से मैं आपको रूबरू कराने आया हूं। 75 साल पहले के लोग गोबर नहीं खाते थे, इतने तो समझदार थे। 75 साल बाद आज आपके बच्चों से कहा जा रहा है कि गोबर में भी विज्ञान है। इसी महाराष्ट्र की जमीन पर एक महात्मा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को लेकर शिक्षा के लिए लाठी और गोबर खाने निकले थे, क्योंकि वो शिक्षा देने जा रहे थे, स्कूल खोल रहे थे। 3 जनवरी 1848, 1850 इस देश में क्रांति किस लिए हो रही थी कि स्कूल खुले, कलम और किताब बच्चों को मिले, ताकि वो समझदारी से पैदा कर सकें अपनी चेतना कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो स्कूल खुले हैं उन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बताओ महाराष्ट्र वालों, आपके यहां सरकारी स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए? हुए हैं ना? मैं आया तो मुझे पता चला कि हजारों की संख्या में आपके सरकारी स्कूल बंद हो गए और प्राइवेट स्कूल जहां खुले हैं, जिसकी जेब में पैसा होगा वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएगा, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। उत्तर भारत में आइए, हमारे उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने के लिए फरमान आया। इट्स कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। उसी शिक्षा नीति को मैंने अपने प्रोफेसर की डायरी में लिखा। फीस महंगी, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ गया, तो सबसे पहले शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिरी में शिक्षा मिलना शुरू हुई थी। इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी 90 के बाद तो ये पहली बार ऑर्गेनाइज्ड। अभी माने साहब आते समय रास्ते में कहानी सुना रहे थे कि हमारे मां और पिता दोनों इलिटरेट थे, और मैं बंबई यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट का HOD तक पहुंचा। 24 बच्चों को अकेले हमने PhD कराई है। इतने स्कॉलर थे कि आज भी नौकरी के लिए लेटर आता रहता है। तो ये शिक्षा के दम पर हुआ। मेश्राम साहब यहां बैठे हुए हैं तो अपनी कलम से, अपनी पत्रकारिता से, अपने ज्ञान से अपना लोहा मनवाया। कांबले साहब विपरीत परिस्थितियों में आवाज इंडिया चला रहे हैं, और हम अगर इस देश में संविधान और बाबा साहब का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो यूपी के आजमगढ़ के किसी गांव में हम भी गाज भैंस चरा रहे होते। लेकिन आज यहां पहुंचे हैं तो मंडल कमीशन और भारत के संविधान की वजह से पहुंचे हैं। यह बात हम कहते हैं, और इसीलिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर ऑफ द बैच, API स्कोर में 100 में 96 था। अब तो साल भर हो गया नौकरी से निकाले जाने के बाद। जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठे तो उन्होंने ये देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की बात करता है, ये RSS का विरोधी है। मैंने कहा कि नौकरी पाने और प्रोफेसर पाने के लिए कहीं नहीं लिखा है कि आप RSS की शाखा में जाओ। इसलिए अगर ये शर्त होगी तो ऐसी नौकरी को ठुकराना मेरे लिए वाजिब होगा। इसीलिए मैंने अपनी किताब में, प्रोफेसर की डायरी में लिखा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था।
आज वो लोग चाहते हैं कि अगर आप जी हजूरी करेंगे तो आपको सब कुछ दे देंगे। अगर आप पैंथर भी हो, महाराष्ट्र के लोगों इशारे में समझना, नाम किसी का नहीं लूंगा, अगर आप पैंथर भी हो और हमारी तरफ आ जाइए तो मंत्री बना देंगे, बिना विधायक सांसद के भी आप मंत्री बने रहेंगे, और वहां भी रह करके जय भीम बोला करिए। मैं अभी मेश्राम साहब से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर को अपनी दीक्षा के लिए क्यों चुना था। पहले भी मैंने पढ़ा, समझा और कहा कि इसको नागपुर के करीब पहुंचूंगा तभी बोलूंगा मंच से, और यह बात लोगों तक जाए। जिस समय बाबा साहब अंबेडकर ने मुंबई की तरफ चुना था, बाद में यहां पर आए, तो वही दो बातें जो मुझे पता थी मेश्राम साहब ने उसे पुख्ता की। एक तो ये नागपुर नागवंशी परंपरा का, हमारे शासकों का इतिहास का एक बड़ा केंद्र रहा, और दूसरा कि नागपुर उस विचारधारा का भी केंद्र था जिसको बाबा साहब अंबेडकर इस देश और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। इसलिए उन्होंने नागपुर उनके छाती पर चढ़ करके वहीं पर अपनी दीक्षा ली, और आपको हमको एक अधूरा मिशन सौंप कर गए कि बड़ी मुश्किल से एक कारवां यहां तक पहुंचाया हूं, इसे रुकने मत देना, आगे ले जाना। आगे न ले, आपके सीने पर चढ़ करके हिंदू राष्ट्र का घोषणा करना बाकी रह गया है, बाकी तो काम पूरा हो रहा है उनका। संविधान के भीतर भीतर से उसको खोखला बना दिया गया। आपके यहां तो चुनाव हुआ है अभी, और जब हम आ रहे हैं तो लोग यही किस्सा सुना रहे हैं, साहब वो कैसे जीत गए, उनकी तो कोई माहौल ही नहीं था यहां पर। जीत गए तो जीत गए। अब आप अपना वोट भी अगर नहीं बचा पाए तो फिर आप शासक कैसे बनेंगे। जो समाज अपने नोट और अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकता, उस समाज को गुलाम बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। हमने न अपने नोट की हिफाजत की और न अब अपने वोट की हिफाजत कर पा रहे हैं। पैसे में कोई नोट देकर के हमारा वोट खरीद ले रहा है और हमारे लोग बिक जा रहे हैं। कोई हमारे लोगों को तोड़कर लालच देकर अपनी तरफ खरीद ले रहा है और उनको ही आगे कर दे रहा है, और हमारे लोग उनके नाम पर कुल्हाड़ी का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लकड़ी भी हमारी ही जाति की लगी है। आपके यहां क्या क्या लुट जा रहा है पता नहीं, हमारे यहां वो पहले से हो रहा था। हमारे उत्तर प्रदेश में पहले सरकारें थीं, अब तो वो भी सरकारें नहीं रही। अब तो ना आंदोलन हमारे उत्तर भारत में बचा हुआ है उतना, न वहां सरकारें बची हुई हैं, अब तो उनका राज है। इसलिए आज अगर बुद्ध के विचारों पर कोई सम्मेलन हो रहा है तो क्या उसकी सबसे बुनियादी चिंता यह नहीं होनी चाहिए कि उस बुद्ध के विचार जिस संविधान में हैं, संत कबीर के विचार जिस संविधान में हैं, जस केलन के पात पात में पात, जस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात, उस रविदास के विचार जिस संविधान में हैं, गुरु नानक, चोखा मेला, बसवन्ना, अयंकाली और पेरियार, नारायण गुरु, महात्मा फूले, छत्रपति शाहू जी, पेरियार के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के विचार जिस संविधान में हैं, आज 75 साल बाद उस पर ही खतरा है, तो हमारे आपके भविष्य पर कितना बड़ा खतरा होगा, इसकी चिंता इस आयोजन की सबसे बुनियादी चिंता होनी चाहिए। हम बुद्ध के विचारों का भारत बनाएंगे कैसे? वो कह रहे हैं कि इसको खुदाई करो, इसके नीचे ये मिलेगा। मैं भी कहना चाहता हूं थोड़ा गहरी खुदाई करना, इतनी गहरी करोगे भारत की बुनियाद में अगर कोई मिलेगा तो उसका नाम होगा तथागत बुद्ध। बुद्ध के पुराना और यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो नहीं करेंगे खुदाई, आप भी जानते हैं। विदेश में जाकर वो बोलेंगे कि हमारे देश ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को बुद्ध दिया। और जब उनका जहाज 8,000 करोड़ का इस देश पर लैंड करेगा तो पूरा काम ये करेंगे कि बुद्ध के खिलाफ कैसे युद्ध छेड़ दिया जाए और बुद्ध के विचारों को खत्म करके केवल नफरत, केवल हिंसा, इनको उनसे लड़ा दो, इनको उनसे दुश्मनी करा दो, इनका दंगा करा दो और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर संविधान को कमजोर कर देंगे। क्या इतनी बात हम और आप नहीं जानते? फिर बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा कैसे? वो तो अपना राष्ट्र बनाने का दावा कर रहे हैं।
100 साल पूरे होने जा रहे हैं, चंद दिनों बाद 2025 शुरू हो जाएगा। उनके संगठन के 100 साल पूरे होंगे। 100 साल में कोई एक टुकड़ा हुआ क्या उनका? हमारे दिल के, इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। समझदार लोगों, अपनी आलोचना जरूरी होती है। अभी मैडम बोल रही थी बहुत शानदार तरीके से बोलते हुए, कहीं कि जब मैं लक्ष्मण यादव को सुनती हूं तो लगता है कि मनवादियों, खबरदार, नई पीढ़ी के लोग तैयार हो रहे हैं। अब मंच से यहां जरा जितने लोग आए हुए हैं उनकी औसत उम्र निकाल लीजिए। 80% लोगों की उम्र 50 साल से ऊपर है। नौजवान आपके घर के कहां हैं? आपके घर की युवा पीढ़ी कहां है? कितनी लड़कियां यहां पर आई, कितने लड़के यहां पर आए? अगर वो यहां नहीं है तो फिर मिशन और कारवां आगे कैसे चलेगा? पुराने लोगों ने तो संघर्ष करके यहां तक पहुंचा दिया। हम पुराने लोगों का जब सम्मान कर रहे थे तो लग रहा था जैसे घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो पेड़ लगा के चला गया, उसका फल खा करके हम बड़े हुए, ऐसे लगता है कि हम पुराने लोगों के सामने खड़े होते हैं तो वो हिम्मत और हौसला मिलती है हमें। आप यहां पर बैठे हैं तो आपके संघर्ष से हमारे जैसे लोगों की लड़ाई में मजबूती मिली। लेकिन आज लड़ने से क्या मिल रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। हमारा समाज उस नौकरी को बचा नहीं पाया। हमारे बच्चों को अब नौकरी नहीं मिल रही है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके यहां है। हमारे बच्चे अगली पीढ़ी की या तो मजदूर बन जाएंगे, आधा %, 1% होंगे जिनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो किसी बड़े नौकरी में किसी हजारों करोड़ के पैकेज पे चले जाएंगे। क्या ये हमारी समस्या नहीं है? फिर कैसे आप कल्चरली उन्हें ट्रेंड करेंगे? शिक्षा बर्बाद, रोजगार बर्बाद। तो शिक्षित नहीं हुए तो जागरूक नहीं है, चेतना संपन्न नहीं है, और बेरोजगार हैं तो हाथ में काम नहीं है। तो बताइए कि जो नेता दंगों का माहौल बनाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल क्या है? हमारे और आपके घरों के बच्चे। Am I right और रॉन्ग? हमारे घरों के बच्चों को शिक्षा उन्होंने बर्बाद कर दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब तक मैं पढ़ा, और माने साहब बैठे हुए हैं ये भी बताएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई अगर आपको पढ़नी है तो ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। एक डॉक्टर बनने की फीस आज कितनी है जरा बताइए आप? करोड़ों में है। एक MBBS करना है तो करोड़ों में फीस चली जाएगी। अच्छे MBA करना है, MCA करना है, इंजीनियरिंग के अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो लाखों करोड़ों रुपए फीस है। और हमारे लोग कहां हैं? 5 किलो अनाज उनको मिल रहा है, अभी लाइन लगाए हुए हैं। और कौन सी योजना यहां भी चुनाव के पहले आई थी, महिला हैं आप तो आपको भी 1500 रुपया अकाउंट में दे देंगे, लाडली बहन योजना और क्या क्या। जनता को इतना गरीब बना दो कि उसको ऐसे ही कोई भीख दे दो तब भी वो खुश हो जाए, हाय देवता का राज आ गया है। 500 रुपया दे दिया, लो वोट कहां लेना है, लो वहां ले जाओ, अपना वोट ले जाओ। तो आपके घरों से बच्चे निकल करके दंगाई बन जाएं। जब उनके चुनाव की रैली हो तो उसमें भीड़ बढ़ाएं। उनके पूंजीपति दोस्त को फैक्ट्री में मजदूर चाहिए तो आपके घरों से सस्ता मजदूर मिल जाए उनको, और 5 किलो अनाज देकर के जिंदा रहो। और जब वोट देने का दिन आए तो फिर से कोई वोट देकर के उनकी सरकार बना दो। राज कौन कर रहा है इस देश में? जिनकी आबादी 10% भी नहीं, और जो कहते थे 90% है, वो है कहां? महाराष्ट्र के लोगों, इस पर आप भी सोचिएगा, हम भी सोचेंगे। हम भी जहां से आए वहां भी राज है नहीं। और ओबीसी समाज से आता हूं मैं तो सबसे ज्यादा सोचता हूं ओबीसी को क्या हुआ है। ओबीसी समाज की आबादी इस देश में 60% के आसपास है, और ओबीसी को लड़ा दिया कि तुम मराठा हो तो तुम आंदोलन करो कि हमको आरक्षण चाहिए, तुम नॉन मराठा हो तो तुमको हम अपने में से नहीं देंगे। अब दोनों उसी में लड़ रहे हैं। 2 बिल्लियां रोटी के लिए लड़ने लगी तो एक बंदर आया, कहा कि मैं न्याय करूंगा, रुको। तो तराजू लेके आया, पहले एक तरफ रोटी थी ज्यादा तो उसको खा लिया तोड़कर, तो दूसरी तरफ ज्यादा हो गई तो उसको तोड़ के खा लिया, फिर पहली तरफ ज्यादा हो गई तो इधर तोड़कर खा लिया। और खाते खाते बंदर ने दोनों तरफ की रोटी खत्म कर दी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, देखो कितना अच्छा न्याय कर दिया, जितनी भूखी तुम हो उतनी ही भूखी ये है। और दोनों खुशी खुशी चली गई कि वाह क्या न्याय हुआ है। हमारे हाथ से शिक्षा छीन ली,
तो जितना बर्बाद ओबीसी होगा उतना बर्बाद एससी होगा, एसटी होगा, माइनॉरिटी होगा। शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म, आमदनी आपकी है नहीं, और सब खुश हैं कि हमको। एक आदमी हमारे यहां था, तो पुरानी कहावत में मिलता है, उसको वरदान देने के लिए कोई आया तो कहा एक शर्त है कि हम तुमको, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन जितना तुमको मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा, छोटे भाई को मिल जाएगा। तो वो चाहता तो मांगता कि मुझे एक घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, भले उसको 2 मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसने क्या मांगा पता है? कि मेरी एक टांग टूट जाए ताकि दूसरे की दोनों तो टूटेगी। हमारे लोग इसी में खुश हो गए। हम पता ही नहीं कि हमें समझ में आया कि हमारा दुश्मन कौन था वैचारिक रूप से। ओबीसी में किसान कमेरा जातियां 60% आबादी ओबीसी की, और ओबीसी की न तो जाति जनगणना हो रही है और न तो ओबीसी को उनके आरक्षण मिल रहा है। आज भी मंडल कमीशन कहता है 52% आबादी को 27% आरक्षण मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट को तो चलो 15% आबादी थी, 15% मिल गया। शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, अब थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन मिल गया। ओबीसी की आबादी 52%, मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन मिला 27। आज भी इस देश का एक इंस्टीट्यूशन बता देना जिसमें ओबीसी 60% हो पाया हो, 27% भी नहीं है। 27 छोड़िए, आज देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी प्रोफेसर 4% हैं, आबादी 60% है। यानी जिस देश में 100 में 60 प्रोफेसर ओबीसी होने चाहिए, उस देश में 100 में 4 प्रोफेसर ओबीसी हैं, और ओबीसी सबसे पहले धर्म बचाने की लड़ाई में लड़ने चला जा रहा है। यार ये बात हमें अपनी आलोचना के लिए कहनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अरे धर्म तो दिल में था रे भाई, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और धर्म के नाम पर जो लोग अपना दुकान चलाने लगे, हमारे ओबीसी समाज के लोग वहां चले गए। बताओ देश में कितने जज ओबीसी हैं? सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बैठे हैं, क्या 100 में 60 ओबीसी हैं? क्या 100 में 60 मीडिया में लोग ओबीसी हैं? क्या देश के उद्योगपति में, ठेकेदारी में, पैसे वालों में 100 में 60 लोग ओबीसी हैं? और जबकि नारा उत्तर भारत में लगा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को बहुजन समाज के लोगों ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मान्यवर कांशी राम उस नारे को आगे बढ़ा रहे थे। अब जरा इस बात का जवाब दो, 15% शेड्यूल कास्ट के न जज हैं, न ब्यूरोक्रेट हैं, न प्रोफेसर हैं, न मीडिया है। शेड्यूल कास्ट के 15% लोग नहीं है, 1.5% से ज्यादा आबादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज शायद एक सुप्रीम कोर्ट का जज शेड्यूल कास्ट से है, 2 ओबीसी है, शेड्यूल ट्राइब तो एक भी नहीं है। आदिवासी का जल जंगल जमीन बस छीन करके अडानी को देना है, और आदिवासी वहां जाकर के लड़ रहा है जंगल में, तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है कि ये आदिवासी नक्सली है, गोली मार दो इसको, मिस्टेकन आइडेंटिटी है। वेयर इज 90%? हम न प्रोफेसर बनकर विश्वविद्यालय में हैं, न डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में हैं, न इंजीनियर बनकर इमारतें बना रहे हैं, हम न ब्यूरोक्रेट बनकर देश चला रहे हैं, हम न सुप्रीम कोर्ट में जज बने बैठे हैं, हम न मीडिया में हैं, न हम उद्योग में हैं, तो हम हैं कहां 90%? कांवड़ यात्रा में 90% हम हैं। और ये मैंने नहीं बोला है, सारा जोखिम आप हमसे मत दिलवाइए। मुझे अभी उत्तर भारत में जाना है, 2-4 मुकदमा हो जाएगा तो बचाएगा कौन? वो कह देंगे मेरी आस्था को ठेस पहुंच गई है। लेकिन सच तो यही है साहब कि हम 90% वहां हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं रणजीत सर, मेरे यहां का मुख्यमंत्री अगर आप कांवड़ लेकर जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगा, और नौकरी मांगने जाएंगे तो लाठी से बारिश करेगा। और हमारे नौजवानों को अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनको क्या चाहिए। तो 90% हम वहां हैं। 90% अस्पतालों में बीमार बनकर लाइन लगाए हुए हम हैं। हम फैक्ट्री में सस्ता मजदूर बनकर दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, वहां 90% हम हैं।
हम 80 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मुफ्त में मिल रहा है उसमें 90% हम हैं। सबसे ज्यादा जेलों में बंद, झूठे मुकदमों में बंद, अंडर ट्रायल में बंद, हम 90% जेलों में बंद हैं। प्रोफेसर हैनी बाबू, यलगार परिषद, आज तक मेरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कोई उमर खालिद, तमाम हजारों लोग मुकदमों में जेलों में बंद हैं। हम 90% गरीब हैं, हम 90% कमजोर हैं, हम 90% बेबस, लाचार और बिखरे हुए हैं। और बिखरे हुए लोगों का कभी हुकूमत नहीं आती। इसलिए मैं कुछ आज के सवाल बस आपसे साझा किया हूं, बाद में बहुत सम्मानित और वरिष्ठ लोग हैं, आप उस पर विचार करिएगा। मैं आज भी देश भर में घूम रहा हूं। जब तक नौकरी थी तब तक नौकरी की बंदिश थी। माने साहब नौकरी छोड़ करके यहां बैठे हैं, मुझे नौकरी से छुड़वा दिया गया। हालांकि मैंने काम ही ऐसा किया था कि वो नौकरी नहीं देते। उनको ओबीसी ऐसा चाहिए जो मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल का रथ निकले तो उसका संयोजक बन के बैठा रहे। अगर समझ जाना तो पहचानना कि नकली ओबीसी कौन है। 35 साल भीख मांगने के बाद भी 10 लाख का सूट पहने, 1.5 लाख का चश्मा लगाए, वोट में चुनाव में कहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, और आज तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी एक बार भी मंडल कमीशन का नाम तक न ले। मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है प्रमोशन में आरक्षण चाहिए। मंडल कमीशन कहता है कि अगर आरक्षण की अपर लिमिट 50% से ऊपर हो जाए तो जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 52% होना चाहिए। कैसा ओबीसी जो इसमें एक भी सवाल का जवाब नहीं देता हो। और वो तब आपको ओबीसी बन जाता है जब उसको वोट लेना होता है। वो ओबीसी बन जाता है जब उसको दंगा कराना होता है, और उसके बाद वो बात सबको धर्म के नाम पर एकजुट करता है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, और आज के सवाल को गुजारिश करके जा रहा हूं। हमें दूर जाना है, आज ही शाम को फ्लाइट है, तो आप अभी और वक्ताओं को सुनिएगा। मैं 1000 किलोमीटर दूर से आया, अपना दिन का काम छोड़कर आया। मेरा अभी भी काम है पढ़ाई लिखाई। मैं 2 किताबों को लिखने का काम कर रहा हूं। नौकरी नहीं है तो सैलरी नहीं आती, लेकिन इतने के बाद भी जो बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार की बात करें उसमें इतनी खुददारी है कि कितना भी गरीब रहेगा भीख मांग करके कभी गुजारा नहीं करेगा। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सोचता हूं तो वो तो कोई नौकरी नहीं करते थे। जहां नौकरी करने के 10 दिन नौकरी कर पाए, उसके बाद वो नौकरी छोड़नी पड़ गई। महात्मा फूले कोई नौकरी नहीं करते थे, पेरियार कोई नौकरी नहीं करते थे, लेकिन वो जो काम करते थे उससे जाने कितनों को नौकरी मिल गई। अगर वो संघर्ष वो नहीं किए होते तो हम जैसे लोगों को नौकरी भी नहीं मिल पाती। डॉक्टर अंबेडकर का अपना निजी परिवार बर्बाद हो गया, ये बात कहना जरूरी है। जवान बच्चे मर गए, पत्नी गुजर गई, परिवार को नहीं हो पाए डॉक्टर अंबेडकर। मैं इसलिए उनको अपना मसीहा, अपना नायक मानता हूं कि जब उनकी कलम में ताकत हुई तो अपनी कलम से उन्होंने जाति देख करके न्याय नहीं दिया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो इस देश के हर नागरिक को समता और न्याय देता है, अधिकार और सम्मान देता है। इसलिए मेरा नायक भी डॉक्टर अंबेडकर है, और ये बात हम कहते हैं। लेकिन अपना परिवार तो बर्बाद हुआ। एक विदेश का पत्रकार डॉक्टर अंबेडकर से मिलने पहुंचा तो रात हो गई। कहानी तो यह भी मिलती है कि कई और लोगों से मिलने पहुंचा तो सब लोग सो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर के यहां पहुंचा तो वो जाग रहे थे। उसने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। आज उनके जागने का क्या फल है? 75 साल बाद संविधान बदलने की बात करने वाले हुकूमत कर रहे हैं, और संविधान जिसने 90% कमेरा को हिम्मत और आवाज दी उसे पता ही नहीं कि हुकूमत क्या होती है। बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपने देश की, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। अब दीवार पर तो लिख दिया, पानी बरसा, मिट गया। अब शासक कहां से बैठे? क्योंकि हमने अधूरे मन से लिख दिया था। हम औपचारिकता निभा रहे हैं। हम अपने जो लड़ने वाले लोग, एक आवाज इंडिया टीवी का मतलब क्या होता है, लेकिन क्या आज यूट्यूब की दुनिया में सबसे पहला चैनल हम अपने आवाज इंडिया टीवी को बना पाए? नहीं बना पाए। घर जाके सोचिएगा क्यों नहीं बना पाए। इसमें कौन सा पैसा लगता है? कितना हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा पाते हैं अपने लोगों को?
हम पता ही नहीं हमें कि किसको मजबूत करना है। विपरीत परिस्थितियों में जो निडर होकर के बेखौफ होकर के लड़े, आप हिम्मत बन के उसके साथ देना चाहिए। आप न लड़ पाओ तो दूसरे आदमी को तैयार करो जो लड़ने वाले का साथ दे। अगर वो भी ना कर पाओ तो चौराहे पर जब बैठो तो उसकी तारीफ किया करो कि हां, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने वाला कोई खड़ा है। अगर वो भी ना कर पाओ तो जाकर के उसकी आर्थिक मदद कर देना। अगर वो भी ना कर पाओ तो केवल इतनी मदद करना कि उसका विरोध मत कभी करना और उसका विरोध मत होने देना। लेकिन सच बताइए, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा पहला विरोधी हमारे घर में पैदा होता है। Am I right or wrong? भाई को भाई से लड़ा दिया गया और हम बिखरे हुए लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कोई अंबेडकर अवतार लेंगे, कोई फूले आएंगे, कोई पेरियार आएंगे, कोई कांशीराम आएंगे, तब इस समाज को एकजुट करेंगे। कोई लौट कर नहीं आने वाला, और हम कोई पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखते। आज हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में कोई अंबेडकर हो, कांशीराम हो, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी घर में हो। हमारा बच्चा तो अच्छी जगह नौकरी करे, अच्छी शादी विवाह हो, अच्छा घर बनवा ले, यहां लाखानदूर में भी एक घर रहे, एक घर नागपुर में रहे, और अगर अच्छी नौकरी रहे तो दिल्ली में भी एक घर बनवा ले। और समाज की चिंता कौन करे? पड़ोसी करे। हाकिमे शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये है कि आगाज कोई और करे। समझ पाए? अपने घर से कुर्बानी न देनी पड़े। मैं भी जानता हूं कि मैं नौकरी में था, उसके बाद नौकरी चली गई। मेरे घर वाले आज भी कहते हैं कि चुपचाप अगर रहे होते तो नौकरी करते, 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह होती। मैं सोचता हूं कि इतने 10,000 प्रोफेसर वहां हैं, किसी को कोई नहीं जानता, मुझे मेरा समाज जानता पहचानता तो है, मुझे सम्मान और इज्जत तो देता है। इसलिए जो भी लड़ने वाला हो, मेरी गुजारिश है उसे अकेला मत पड़ने देना। और मैं आपसे छोटा हूं, मंच पर जितने लोग बैठे हैं उनसे उम्र में छोटा हूं। मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतना उम्र संघर्षों में देने वाले लोग यहां बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, हमने नाक लंबी कर दी और दिल छोटा कर लिया है। अब हमारे दिल में अपने भाई के लिए भी जगह नहीं बची। ओबीसी से लड़ रहा है, एससी से लड़ रहा है, और जो नहीं लड़ रहा है उसके लड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जा रहा है, बांट दो, आरक्षण को बांट दो। और आप अपना आरक्षण दिया हुआ जो है वो नहीं बचा पा रहे। ओबीसी जाति जनगणना नहीं करा पा रहे, लेटरल एंट्री आ गई, एनएफएस आ गया, और आपका वोट तो ऐसे लूट लिया जा रहा है कि सरकारें आपके सीने पर चढ़कर दूसरे की बन जा रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। जब आपकी हुकूमत नहीं होगी तो आप क्या बचाओगे अपना परिवार? इसलिए जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। हम भाई से नहीं लड़ना है। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो संविधान बचाने के लिए इस समाज को देख करके अफसोस कर रहे होते कि मैं इतना बड़ा समाज तैयार करके गया। नारे तो जय भीम के बहुत लगने लगे, लेकिन संविधान को बचाने के लिए और इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मानवर कांशीराम के वारिस आज कहां खड़े हैं? मानवर कांशीराम होते तो ये सोचते कि मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने परिवार छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, इसलिए कि बहुजन समाज के नाम पर जो पार्टियां बनेंगी वो मिशन और आंदोलन छोड़ देंगी। किस डर में? और जो डर गया उसका कभी इतिहास में नाम नहीं मिलता है। लड़ने वालों का इतिहास में नाम लिखा जाता है। मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी यहीं से आप पढ़िएगा, मैंने पहले पन्ने पर लिखा है, अगर हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तो शिकारियों की गाथाएं ही उनके इतिहास में मिलेंगी। और अगर हिरणों को अपना इतिहास में जगह पानी है तो अपना इतिहास खुद लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखना और बोलना छोड़ दिया, एकजुट होना छोड़ दिया। एक बार विचार करिएगा कि इस विचार की नागपुर की यात्रा में एक संगठन 100 साल पूरा होने जा रहा है और अब वो देश पर हुकूमत कर रहा है। सबसे ज्यादा पैसा उसके पास, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट उसके पास, सबसे ज्यादा उनका जज बना बैठा है। 1-2 मिनट और लूंगा बस आखिर में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज है और जो यादव है, मैं ये बात जोर से कह रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज यादव नाम है उसका,
वो खड़ा होकर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में खड़ा होकर कह रहा है कि इस देश में तो बहुसंख्यकवाद ही चलेगा। बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि इस देश में लोकतंत्र चलेगा, और जज की कुर्सी पर बैठा हुआ संघ और बीजेपी का एजेंट कहता है कि इस देश में बहुसंख्यकवाद चलेगा, और उसके लिए भी वो SC ST OBC का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जहर बोलने वाले लोग हमारे समाज के निकल आते हैं। हाँ, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी जाके उनके खेमे में बैठ करके आजकल कह रहे हैं अंबेडकर और सावरकर एक हैं, और अंबेडकर और सावरकर के विचारों का भारत बनाना है। डॉक्टर अंबेडकर कहीं होंगे तो ये देखकर क्या सोच रहे होंगे कि उनके सबसे बड़े बुद्धिजीवी उनको सावरकर के बगल में खड़ा कर दिए, जिनकी पूरी लड़ाई उस तरह की विचारधारा के खिलाफ खड़ी थी, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे लोग दगाबाज निकल गए, हमारे लोग बिक गए, हमारे लोग डर गए, समझौता कर लिए, और जो बचे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। ये आलोचना करने में आपके बीच में आया था। आप भले ये कह सकते हैं कि आलोचना करना आसान होता है, रास्ता क्या है? मैं आपसे कहने आया हूं, मेरे पास अभी न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न कोई संगठन। मेरे पास इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि अगला चुनाव मुझे लाखानदूर में लड़ना है। नहीं लड़ना है भाई, राजनीति आप करना, लेकिन सोचना जरूर कि एक प्रोफेसर निकाला हुआ आपके बीच में आया था, एक बात कह के गया, सबसे पहला काम ये कर लो SC ST OBC समाज के लोगों को एकजुट कर लिया जाए। दूसरा काम ये कर लिया जाए कि शिक्षा बचाने की लड़ाई को लड़ा जाए, कलम और किताब को बचाया जाए। कलम किताब बचेगी तो हमारे बच्चे अंधविश्वास और पाखंड में नहीं जाएंगे, और एकजुट होकर के न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बना ली जाए। आज ये वक्त नहीं है कि तराजू लेकर आप तौलते हैं कि 100% अंबेडकरवादी कौन है। आज वक्त इस बात का है कि न्यूनतम सहमति पर उस दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ कौन लड़ रहा है, भारत का संविधान बचाने के लिए कौन लड़ रहा है, उस संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाया जाए। संविधान बचा रहेगा तो बाकी लड़ाई हम अपने घर की लड़ लेंगे, अगर संविधान ही नहीं बचा रहेगा तो हम लड़ाई कोई न लड़ पाएंगे न जीत पाएंगे। अगली बार कुछ दिन बाद इस देश में तानाशाही का राज होगा, और आपसे आंदोलन करने और ऐसे कार्यक्रम करने का हक भी छीन लिया जाएगा। ये मैं आपको डरा के नहीं, सच बात कह के जा रहा हूं। आप अगर कार्यक्रम करोगे तो आपसे कहा जाएगा पहले उनकी जय जयकार करिए और लिखित में कहिए कि यहां अंबेडकर के संविधान की बात नहीं होगी। अंबेडकर की मूर्ति बनेगी बहुत बड़ी नागपुर के RSS के मुख्यालय में। जितनी बड़ी मूर्तियां आज तक देश में बनी होंगी उससे भी बड़ी मूर्ति बनेगी, उसमें माला पहनाया जाएगा और अंबेडकर के विचारों पर ताला लगा दिया जाएगा ताकि कोई अंबेडकर को पढ़ ना पाए। हम उस खतरे के सामने खड़े हैं, और हमारे लोग ही ये खतरा पैदा किए हैं। 25 साल बाद, 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब ये बर्बाद किया जा रहा था सब कुछ, तो तुम क्या कर रहे थे? मैं खड़े होकर कह सकूंगा कि नौकरी की चिंता नहीं किया, करियर की चिंता नहीं किया। मैं अपनी जान हथेली पर रख करके इस देश के लोगों से निवेदन करने जा रहा था कि एकजुट हो जाओ, अपना दुश्मन पहचानो और जितना बचा सकते हो इस देश को बर्बाद होने से बचा लो। एक चिड़िया जंगल में आग लगी तो चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी। बाकी चिड़िया हंस रही थी कि तुम्हारे अकेले एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? लाखानदूर के लोगों आपने सम्मान दिया है, प्यार दिया है, हिम्मत दी है, मैं वो लेकर के लौट रहा हूं। लेकिन मेरा पैगाम याद रखना, उस चिड़िया से जब हंसते हुए उन्होंने कहा तो चिड़िया का जवाब मेरा जवाब है कि मैं जानती हूं कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।